Hello everybody. Today we are going to learn about consideration. तो आज हम लोग ये जानेंगे कि कंसिडरेशन होता क्या है, कंसिडरेशन के कितने प्रकार हैं और कंसिडरेशन के कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि कंसिडरेशन का डेफिनेशन क्या है। कंसिडरेशन इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट. An agreement is only enforceable by law when one party gives something and other party receives something. This something is called consideration. Consideration जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट का एक एसेंशियल एलिमेंट होता है। जब किसी एग्रीमेंट में कोई पार्टी किसी को कुछ देता है और दूसरा पार्टी कुछ रिसीव करता है, तो ये जो कुछ देने और कुछ रिसीव करने का जो वर्क है वो कंसिडरेशन कहलाता है। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पी एग्री टू सेल ए हाउस टू क्यू फॉर ₹8 लाख। यहाँ पर पी है वो क्यू को एक हाउस बेचने के लिए तैयार होता है 8 लाख रुपये में। तो और पी के लिए क्या है, पी प्रॉमिस the consideration is ₹8 lakh and for Q's promise the consideration is house. तो यहाँ पे P जो प्रॉमिस कर रहा है, P के प्रॉमिस के लिए जो कंसिडरेशन होगा वो 8 लाख रुपीज़ होगा और Q के लिए का जो प्रॉमिस के लिए कंसिडरेशन होगा वो उसके बदले में घर होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि टाइप ऑफ कंसिडरेशन क्या क्या है। तो कंसिडरेशन 3 प्रकार के होते हैं: पास्ट कंसिडरेशन, प्रेजेंट कंसिडरेशन एंड फ्यूचर कंसिडरेशन। तो सबसे पहले है पास्ट कंसिडरेशन। पास्ट कंसिडरेशन पास्ट व्हेन द कंसिडरेशन ऑफ वन पार्टी वाज गिवन बिफोर द डेट ऑफ द प्रॉमिस, इट इज सेड टू बी पास्ट कंसिडरेशन। व्हेन जब कंसिडरेशन एक पार्टी के द्वारा प्रॉमिस के डेट से पहले ही दे दिया जाता है तो इसे पास्ट कंसिडरेशन कहते हैं। जो प्रॉमिस के फुलफिल होने से पहले ही वो वन पार्ट की तरफ से दे दिया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल से समझते हैं कि P डज सम वर्क फॉर Q इन मंथ ऑफ जनवरी विदाउट एनी पेमेंट। P है Q का कोई काम जनवरी महीने में करता है बिना कोई पेमेंट लिए। इन फरवरी मंथ Q पे P सम मनी। इसके नेक्स्ट मंथ में जो है Q वो P को कुछ पैसे का पेमेंट करता है। तो दिस कंसिडरेशन ऑफ P इज पास्ट कंसिडरेशन। तो ये जो P का जो कंसिडरेशन होगा वो पास्ट कंसिडरेशन होगा। नेक्स्ट इज प्रेजेंट कंसिडरेशन। इन एन एग्रीमेंट कंसिडरेशन मूव साइमल्टेनियसली विथ प्रॉमिस इज कॉल्ड प्रेजेंट कंसिडरेशन और एक्सिक्यूटेड कंसिडरेशन। जब किसी एग्रीमेंट में कंसिडरेशन साइमल्टेनियसली मूव करता है तो वो प्रेजेंट कंसिडरेशन कहलाता है या एक्सिक्यूटेड कंसिडरेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि P बाय ए गुड्स फ्रॉम Q's शॉप एंड पे द प्राइस साइमल्टेनियसली, हियर कंसिडरेशन इज प्रेजेंट कंसिडरेशन। P है Q के दुकान से कुछ खरीदता है, कुछ सामान खरीदता है, तो उसे पेमेंट तुरंत करना पड़ता है। तो इस तरह के कंसिडरेशन को हम लोग प्रेजेंट कंसिडरेशन कहते हैं। जैसे हम लोग किसी दुकान में जाते हैं कुछ भी सामान खरीदने के लिए, तो जैसे ही हम लोग सामान खरीदते हैं तुरंत हमें उसका पेमेंट करना पड़ता है। तो इस तरह का जो भी कंसिडरेशन होता है वो प्रेजेंट कंसिडरेशन के अंदर आता है। नेक्स्ट है फ्यूचर कंसिडरेशन। व्हेन द कंसिडरेशन on both side is move at future date, it is called future consideration और executory consideration। जब कंसिडरेशन बोथ पार्टी के लिए फ्यूचर डेट पे मूव करता है तो वो फ्यूचर कंसिडरेशन कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, A एग्री टू सप्लाई राइस बैग टू B एंड B एग्री टू पे फॉर देम ऑन द फ्यूचर डेट, हियर बोथ द पार्टी कंसिडरेशन इज फ्यूचर कंसिडरेशन। ए चावल के कुछ बैग्स B को सप्लाई करता है और B एग्री करता है
कि वो उसके बदले में उसको पेमेंट करेगा किसी फ्यूचर डेट पे, जो कि अभी का समय नहीं है, वो आने वाला समय है, फ्यूचर डेट पे होगा। तो यहाँ बोथ पार्टी के लिए जो कंसिडरेशन होगा वो फ्यूचर कंसिडरेशन होता है। इसके बाद एसेंशियल फैक्टर ऑफ कंसिडरेशन। एक कंसिडरेशन होने के लिए कौन कौन से एसेंशियल फैक्टर होंगे उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो पहला है डिजायर और रिक्वेस्ट ऑफ द प्रोमिसर इज एसेंशियल। किसी भी कंसिडरेशन का एक एसेंशियल फैक्टर है कि एक डिजायर या एक रिक्वेस्ट का होना। एन एक्ट डन विदाउट एनी रिक्वेस्ट इज वॉलंटरी एक्ट एंड डज नॉट कम विद इन द डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन। जब कोई भी काम होगा वो बिना किसी रिक्वेस्ट के होता है तो वो एक वॉलंटरीली वर्क हो जाता है, वे स्वेच्छा से किया हुआ एक कार्य होता है, उसके लिए कोई भी कंसिडरेशन नहीं होगा और ये कंसिडरेशन के डेफिनेशन के अंदर नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, पी सीज क्यू हाउस इज ऑन फायर। पी देखता है कि क्यू का हाउस जल रहा है, आग लग गई है और वो जल रहा है, एंड हेल्प्स इन एक्सटिंग्विश इट, और उसे बुझाने में उसकी मदद करता है। क्यू डिड नॉट आस्क फॉर हिज हेल्प, जबकि क्यू ने उसको हेल्प के लिए नहीं बोला था। हियर पी कैन नॉट डिमांड पेमेंट फॉर हिज हाउस। तो पी है वो क्यू से डिमांड नहीं कर सकता क्योंकि क्यू ने उसे हेल्प के लिए नहीं बोला था। तो इसमें जो कंसिडरेशन के लिए एक एसेंशियल एलिमेंट ये है कि एक डिजायर और एक रिक्वेस्ट का होना मस्ट है। बिना डिजायर या रिक्वेस्ट के कोई भी प्रोमिसर कंसिडरेशन के डेफिनेशन के अंतर्गत नहीं आएगा। तो किसी भी चीज़ के कंसिडरेशन के होने के लिए उसमें एक डिजायर और रिक्वेस्ट का होना मस्ट है। नेक्स्ट है द कंसिडरेशन मस्ट बी रियल। कंसिडरेशन का रियल होना मस्ट है। द कंसिडरेशन मस्ट हैव सम वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ। तो कंसिडरेशन को इन द आइज ऑफ लॉ माने कानून के नज़रों में कुछ ना कुछ वैल्यू होना चाहिए। जिसका कोई वैल्यू नहीं है वो कंसिडरेशन के लिए मान्य नहीं होगा। X promised to supply Y 1 tola of gold bought from the sun. This consideration is not real and it is not enforceable by law. X प्रॉमिस करता है Y से कि वो 1 तोला सोना सन से सप्लाई करेगा, ला कर देगा। तो सन से लाना एक रियल थिंग नहीं है। तो दिस कंसिडरेशन इज नॉट रियल एंड इट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो ये लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं होगा। नेक्स्ट है पब्लिक ड्यूटी। व्हेन द प्रॉमिस इज ऑलरेडी अंडर एन एग्जिस्टिंग पब्लिक ड्यूटी एंड दैट ड्यूटी विल नॉट अमाउंट टू कंसिडरेशन। जब कोई प्रॉमिस किसी पब्लिक ड्यूटी के अंतर्गत ऑलरेडी आ जाता है तो वो कंसिडरेशन के लिए अमाउंट नहीं करेगा। जैसे पी कॉन्ट्रैक्ट टू पे मनी टू ए विटनेस हु हैज ऑलरेडी रिसीव्ड ए सबपोइनिया। सबपोइनिया क्या होता है? एक रिटन ऑर्डर होता है जो कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है टू अपीयर इन ए कोर्ट। तो यहाँ पर पी कॉन्ट्रैक्ट करता है क्यू से कि वो कोर्ट में आकर एज ए विटनेस प्रेजेंट हो, जबकि क्यू को ऑलरेडी एक रिटन ऑर्डर मिल चुका है कोर्ट से, तो उसके लिए वो कंसिडरेशन देने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी कंसिडरेशन में आ जाएगा। उसके लिए कोई अमाउंट पे करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो कंसिडरेशन में काउंट होगा। तो एक पब्लिक ड्यूटी जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है वो हो जाएगा। नेक्स्ट इज प्रॉमिस टू ए स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर मीन्स अनजान व्यक्ति से किया गया प्रॉमिस।
If a person is not a party to a contract, he is called a stranger to the contract. जब किसी कॉन्ट्रैक्ट में कोई आदमी उसका ना तो फर्स्ट पार्टी होता है ना तो सेकंड पार्टी होता है, तो वो आदमी क्या कहलाता है? वो आदमी स्ट्रेंजर कहलाता है। कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो स्ट्रेंजर होता है। ही कैन नॉट sue इवन इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर हिज बेनिफिट। वो उसके लिए फाइट नहीं कर सकता है, यद्यपि वो कॉन्ट्रैक्ट उसके बेनिफिट के लिए ही हो। फॉर एग्जाम्पल, ए एग्री विथ बी टू गिव ₹500 टू सी। सी कैन नॉट फाइल ए सूट अगेंस्ट ए टू recover ₹500 एज देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड सी। ए एग्री होता है बी के साथ में कि वो सी को ₹500 देगा, तो सी है वो एक सूट फाइल नहीं कर सकता ए के अगेंस्ट में कि वो उससे ₹500 रिकवर कर ले, क्योंकि ए और सी के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। नेक्स्ट है, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। कंसिडरेशन का कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एडिक्वेट होना चाहिए। वो कम भी हो सकता है, वो ज़्यादा भी हो सकता है। An agreement with the consent of party, any amount of consideration is decided. An agreement is not void merely because of consideration is inadequate. एक एग्रीमेंट में दोनों पार्टी के कंसेंट से कंसिडरेशन को कुछ भी तय किया जा सकता है, और एक एग्रीमेंट को सिर्फ इसलिए void नहीं घोषित कर सकते क्योंकि कंसिडरेशन इनएडिक्वेट है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, आर प्रोमिस टू एस टू सेल लैंड ऑफ दिल्ली फॉर ₹10,000 पर डेसिमल। द एग्रीमेंट इज वैलिड प्रोवाइडेड द कंसेंट ऑफ आर वॉज फ्रीली गिवन। आर प्रोमिस करता है एस से कि वो दिल्ली का लैंड, जो कि काफ़ी कॉस्टली होता है, वो उसे सिर्फ 10,000 पर डेसिमल के हिसाब से बेचेगा। तो यह एग्रीमेंट एक वैलिड होगा। शर्त सिर्फ इतना ही है कि आर के द्वारा वो फ्रीली कंसेंट लिया गया हो। नेक्स्ट है, द कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी इलीगल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। इसके बाद नेक्स्ट है, द कंसिडरेशन मे बी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो कंसिडरेशन को या तो प्रेजेंट होगा, या तो पास्ट होगा, या तो फ्यूचर होगा। इसके बाद का नेक्स्ट है, द कंसिडरेशन मूव फ्रॉम द प्रॉमिस और फ्रॉम एनी अदर पर्सन। ए पर्सन P ग्रांटेड सम प्रॉपर्टी टू हिज वाइफ। एक आदमी P है, वो अपनी वाइफ C को कुछ प्रॉपर्टी है कि ग्रांट करता है, डायरेक्टिंग हर एट द सेम टाइम टू पे एन एनुअल अलाउंस टू हिज ब्रदर R। और उसी समय यह डायरेक्ट करता है कि वो उसके भाई C को कुछ ईयरली अलाउंस पे करेगी। तो C also entered into an agreement with R। यहाँ पर C R के साथ एक एग्रीमेंट में इंटर कर जाती है, promising to pay the allowance to R। This agreement can be enforced by R even though no part of the consideration received by C moved from R। इस एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं कि A एक पर्सन P है जो अपनी वाइफ C को कुछ प्रॉपर्टी ग्रांट करता है, इस शर्त पे कि वो उसके भाई जो कि R है, उसको कुछ एनुअल अलाउंस पे करे। तो इसमें A, P और C के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन यहाँ पर C जो है वो R के साथ भी एक एग्रीमेंट में इन्वॉल्व हो जाती है और R को एनुअल अलाउंस देने के लिए वो बाध्य है।
ये इस एग्रीमेंट में आर है वो सी को कोर्ट में स्यू कर सकता है अगर सी एनुअल अलाउंस पे नहीं करती है तो, और आर को कोई भी कंसिडरेशन पे नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने आज जाना कि कंसिडरेशन क्या है, कंसिडरेशन के कितने प्रकार हैं और कौन कौन से कंसिडरेशन के एसेंशियल एलिमेंट हैं, और इस तरह की और भी लॉ से संबंधित जानकारी के साथ नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो ये पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।